हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, जहां पर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट मीन्स कि सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। सेंटेंस के अंदर आपका एक आता है सब्जेक्ट, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो हम आज कवर करेंगे सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो कि वर्ब का पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट और दिस दैट दिस दोज इज द नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट ये लोग कुछ गलतियां कर देते हैं और क्यों कब हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि अपने आप में एक पूरा अर्थ बताता हो। उसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट भी होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है, और हमारे हर तरह के सेंटेंस होते हैं। दैट मीन्स कि क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कमांड सेंटेंस होते हैं, और कभी कभी हम वाक्य के अंदर क्लॉज भी बोलते हैं और कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने सेंटेंस के बारे में आपको बताया कि एक सेंटेंस के अंदर एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका प्रेडिकेट होना चाहिए, कितने तरह के सेंटेंस हम, और सेंटेंस एक करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। दैट मींस कि सेंटेंस करेक्ट और कंप्लीट होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमारा दूसरा, पहला हो गया करेक्ट और कंप्लीट, दूसरा हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तीसरा कितने तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। दैट मीन्स कि कितने तरह के वाक्य हमारे हो सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, कमांड सेंटेंस हो सकता है, और सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्लस कभी कभी हम लोग जब आप इसको स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे तो हम वहां पर क्लॉजेस भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक मेन क्लॉजेस भी होता है, प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं, राइट। तो इन सारे चीजों का मिक्सचर करके एक हमारा सेंटेंस बनता है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इन्वॉल्विंग a subject and a predicate, including statement, exclamatory, command or simple sentences involving a main clauses और sometimes one or more subordinate clauses। तो आपने देखा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा सेंटेंस के लिए होता है। ये सारी चीजें आती हैं सेंटेंस के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है, और सबसे पहला जो होता है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस का पार्ट। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज अ होम विच वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, हु डज एन एक्शन और हु परफॉर्म्स एन एक्शन। ऐसा बंदा या फिर ऐसा कोई चीज जो कि किसी चीज को करता है। वन और हु परफॉर्म्स एन एक्शन। अब यहाँ पर आप देखें मैंने क्यों बोला बंदा और कोई चीज, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका होम भी आ सकता है और विच भी आ सकता है। दैट मीन्स कि आप लिविंग थिंग्स के लिए भी बात कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बात कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सजीव वस्तु आपका प्राणी हो गया, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बुक, पेन, ये चीजें हो गई, तो आपके विच के लिए हो गया। तो सब्जेक्ट इज द होम और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आदित्य इज प्लेइंग, आदित्य इज प्लेइंग, दैट मीन्स कि आदित्य खेल रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आदित्य के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इससे पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा हो गया होम के लिए, दैट मीन्स कि लिविंग थिंग्स के लिए। इफ आई टॉक अबाउट विच, दैट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो वहां पर क्या होगा? अगर मैं ये बात करूं द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर मैं, मेरा सब्जेक्ट क्या है? द बुक। बुक जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो बुक क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर हम बुक के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट इज हु और हु विच, होम और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो फिर कोई एक्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? अगर मैं बात करूं राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ये टेंस के ऊपर सेंटेंस है फ्रेंड्स। सो जिसकी मैं क्लासेस आगे बताने वाला हूँ। राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। सब्जेक्ट है, हमें पता चल रहा है लिविंग थिंग्स है, बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? तो राम जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट होते हैं।
इसको आप प्रेडिकेट बोल सकते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब या फिर आपको बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को लेके चलूँ कोई सेंटेंस, तो मोहन इज रीडिंग बुक। तो यहाँ पे यह पता चल रहा है आपका सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, काम कर रहा है मोहन, दैट मीन्स किसके बारे में बातें हो रही हैं, और मोहन को छोड़कर जितने वर्ड्स हमारे बच गए वो आपके हो गए प्रेडिकेट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ब। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में या फिर कभी भी इंग्लिश पढ़ते समय लिखते समय वर्ब का सबसे मेन रोल होता है, तो वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वर्ब बताता हूँ। सबसे पहले वर्ब होता क्या है। अगर आप वर्ब की बात करें तो वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। वर्ब जो है एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी काम को बताता है। और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कि राम प्लेज क्रिकेट, दैट मीन्स कि आप क्या बता रहे हैं एक्शन को, कि राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, और उसकी स्थिति को भी बताएगा। अब यहाँ पर बात की मैं करूँ वर्ब की, तो वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है मेन वर्ब और एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो इसी डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द सब्जेक्ट, ये आप बोल सकते हैं मेन वर्ब के लिए। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि मेन वर्ब वो होता है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स की क्रिया वो होता है जो कि कर्ता को, दैट मीन्स की सब्जेक्ट के स्थिति को बताता है, उसके कार्य को बताता है, राइट। अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन हो सकता है हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स। आप इसको ऐसे लिखिए, हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब के लिए। मेन वर्ब के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि मेन वर्ब हमारे सब्जेक्ट की स्थिति, एक्शन को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब उसकी स्थिति को बता रहा है कि काम क्या हो रहा है, राइट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि वर्ब का रोल कितना होता है स्पोकन इंग्लिश में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो होता है विच, जो कि गेट्स अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, जो कि हमारे किसी काम से प्रभावित होता है, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर कर्ता के स्थिति के कारण भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, यहाँ पर जैसा अगर मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर द बुक, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, पता चल रहा है। टेबल आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है किससे अफेक्टेड हो रहा है, बुक से अफेक्टेड हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन इसका है बुक के साथ, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो आपका टेबल है किससे अफेक्टेड हो रहा है, सब्जेक्ट से अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं ये अभी तक मैंने आपको बताया है। सब्जेक्ट बता दिया, प्रेडिकेट बताया है, वर्ब बताया। वर्ब के अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, मेन फॉर्म, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट। फ्रेंड, सब्जेक्ट भी आपके होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर वो होता है जब हम कभी किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपका होता है सिंगुलर। प्लूरल का मतलब, प्लूरल से ही पता चलता है बहुत सारी चीज। जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वन मोर देन टू और मोर देन टू पर्सन, तो वो आपका होता है प्लूरल। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं, दैट मीन्स कि एक है आपका। अगर मैं बात करूं हम, तो ये आपके बहुत सारे, हम के अंदर काफी सारे आ गए। अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये आपका आ गया एक बच्चा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चे, दैट मीन्स की चिल्ड्रेन, तो आपके बहुत सारे बहुत सारे हो गए। तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट भी होते, प्लूरल सब्जेक्ट भी होते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हो और गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी कि कब हमें सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी गलत हो सकता है या फिर आप पूरा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप आगे चल के स्पोकन इंग्लिश में जब सेंटेंस बोले या फिर किसी से कन्वर्सेशन करे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो गलत निकले, ठीक है, और इनकरेक्ट हो। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी होता है, राइट। तो ये आपके हो गए टाइप्स, आप इसको लिख बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, राइट। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ये हमने कवर कर लिया कि सेंटेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, वर्ब के अंदर कितने हो गए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया। अब मैं आपको चीजें लेके चलता हूँ, दिस और दैट और दीज और दोज। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज मतलब ये और दोज मतलब होता है वे। कितनी चीजें आसान लग रही है बोलने में और सुनने में, लेकिन कभी कभी लोग इतनी गलतियां करते थे कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि दीज किस लिए लगाया जाता है, दोज किस लिए लगाया जाता है, दिस किस लिए लगाते हैं और दैट किस लिए लगाते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दिस और दैट, अगर आप हिंदी की बात करें तो दिस का मतलब आपका होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। कभी भी हम सिंगुलर चीज, मतलब कि अगर एक एक चीज के बारे में बात करें, कोई भी आपका सिंगुलर हो, तो हम दिस और दैट के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर लगा सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको दिस के लिए कब यूज करते हैं, नियर के लिए, जब भी कोई चीज पास में हो, ठीक है, तो आपको लगाना है दिस। और दैट भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फार। जब भी कोई आपकी चीजें, कोई भी चीज दूर हो तो उसके लिए लगाना पड़ेगा दैट। इसी तरीके से अगर आप बात करें दीज और दोज की, सो दीज और दोज, दीज मीन्स आपका हो जाता है ये और दोज मीन्स आपका हो जाता है वे। बट ये आपका हो गया यहाँ पर सिंगुलर, जब भी किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के बारे में बात हो रहा है। बट अगर दीज दोज की बात करें तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आप बोलेंगे इसको। जब चीजें काफी सारी होती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात होता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तब हमें दीज किस कंडीशन में लगाना होता है, जब चीजें नियर होती है, जब ये पास में होता है, या फिर दोस्त तब लगाते हैं जब चीजें दूर होती है। अगर इसमें सेंटेंस की तरफ देखो तो अगर मैं ये बोलूंगा दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, तो दिस लगाया क्योंकि एक कलम है, राइट। और मैं इसलिए लगा रहा हूं कि यह मेरा कलम है, दैट मीन्स कि जो कलम है वो बहुत पास है मेरे, इसलिए सिंगुलर है और नजदीक में। अगर मैं दिस की जगह यहाँ पर दैट लगाता हूं, दैट इज माई पेन, दैट मीन्स कि सिंगुलर है बट चीज जो है वो दूर है, दैट इज माई पेन मतलब कि मेरी जो कलम है वो मुझसे दूर है, बहुत दूर है। इसी तरीके से दीज और दोज देखिए, अगर मैं दीज की बात करूं, दीज आर बुक्स, अब आपने देखा प्लूरल, दीज और दोज कब लगाते हैं, प्लूरल के लिए, दैट मीन्स कि मैंने बुक के अंदर एस लगा दिया, तो यहाँ पर एक किताब नहीं, यहाँ पर एस लगाने से बहुत सारी किताबें हो गई। तो ये तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप प्लूरल की बात करेंगे तो आपको दीज और दोज लगाना होगा। अब मैंने ये बताया दीज, दीज मीन्स होता है ये, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो ये किताबें दैट मीन्स की किताबें तो हैं लेकिन कहाँ पर, वो मेरे पास में है। इफ यू टॉक अबाउट दोज, जिसका मतलब होता है वे, दोज आर बुक्स, वे किताब है, मतलब कि किताब तो है लेकिन वो जो किताबें हैं वो दूर हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि दीज, दिस दैट दीज और दोज को समझना कितना जरूरी, कब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, कब हमें प्लूरल के केस में लगाना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, मेन फॉर्म होता है और हेल्पिंग मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, दिस दैट क्या होता है, दिस दोज क्या होता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट कि मैं आने वाले वीडियो में अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।